हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू एजुकेशन लेपर्ड। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 CBSE इंग्लिश की। एक पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. येट्स। विलियम बटलर येट्स ने ये पोएम लिखी है। बहुत ही बेहतरीन पोएम है। दिस इज़ बेसिकली अ लिरिक होता है, एक म्यूजिकल पोएम बनाई गई है ये। इट एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। अब ये इनिसफ्री क्या है? इनिसफ्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे W.B. येट्स ने एज अ बॉय यानी कि बचपन में अपना काफ़ी टाइम गुजारा है इस जगह पे, इनिसफ्री में। ये बहुत ही शांति वाली जगह है जहाँ पे जहाँ का माहौल है, वातावरण है, बहुत ही खूबसूरत है। माहौल बहुत ही शांत है, शहर की भीड़ भड़के से बहुत दूर। और दिस इज द रीजन दैट ही वांटेड टू गो देयर। He had spent his childhood in this place. He has very sweet memories of that place. That is why he wanted to go back to the lake isle of Innisfree. और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज विलियम बटलर येट्स ये पोएम लिखते वक्त सोचते हैं कि जो हमारी शहर की ज़िंदगियां हैं वो कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, कितनी ज़्यादा हौच पौच है हमारी ज़िंदगियों में। लेकिन मैं दोबारा वहीं पे जाना चाहता हूँ जहाँ मैं बचपन में था, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अब यहाँ पे लेक क्यों बोला गया है? बिकॉज इनिसफ्री एक आइलैंड है, उसके पास एक लेक है। नाउ स्टेंजा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड wattles मेड। 9 green rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे आपने पहली बार सुने होंगे, wattles, WATTLES। इसको इस तरीके से हम स्पेल करेंगे, wattles। ये होती हैं, आपने कभी देखा होगा कि गाँव में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो फेंसेस यानी कि जो रोकने के लिए एक बैरिकेड बनाया होता है बकरियों को, या फिर हम देखते हैं कि खेत खलियानों में बिल्कुल आसपास लगाया होते हैं लकड़ी के डंडे टेढ़े मेढ़े से होते हैं थोड़े, उनको सीधा खड़ा करके एक दूसरे के साथ जोड़कर एक बैरिकेड सा बनाया होता है। दैट इज़ कॉल्ड wattles, WATTLES। ग्लेड होता है क्लियरिंग यानी कि ओपन स्पेस, कहीं पे हमें मिल जाना। यहाँ पे बी लाउड रेफर्स टू द साउंड मेड बाय द बजिंग ऑफ बीज, यानी कि जो मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ है उसको यहाँ पे पोएट डिनोट कर रहा है। नाउ आई हियर रेफर टू द पोएट विलियम येट्स। ही सेज दैट ही वांट्स टू गो टू इनिसफ्री। वो कहते हैं कि मैं आज कहाँ जाना चाहता हूँ? इनिसफ्री। Over there, he will build a small room for himself with clay and small sticks which are used to make the walls of the fences of the cabin. As he will need some food to eat also, so he will grow 9 rows of beans near his room. Also, he will get honey from the honey bee hive. He says that the open space where we will build his room will be full of buzzing sounds of bees, and over there he will live all alone in peace and tranquility। दोस्तों, पहले स्टैंजा के अंदर हमें दिखाया गया है विलियम बटलर येट्स इस जगह के लिए कितने लॉन्ग करते हैं, मतलब कितना तरसते हैं इस जगह पे जाने को। वो कहते हैं कि अब मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ इनिसफ्री में, और मैं वहाँ पर जाने के बाद अपने लिए एक कमरा बनाऊँगा। वो कमरा कैसे बनेगा? क्ले का कमरा, यानी कि मिट्टी के जो कच्चे मकान पुराने समय में हुआ करते थे। वो कहता है कि मैं मिट्टी का एक मकान बनाऊंगा, स्मॉल स्टिक्स यानी कि छोटे छोटे डंडों से जोड़कर फेंसेस वॉल बनाऊंगा अपने, मतलब जो उसका कमरा होगा कमरे के आसपास। बिकॉज अब वहाँ पे रहेगा तो खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो वो कहता है कि 9 अलग अलग रो बनाऊंगा मैं, बीन्स जहाँ पे बीज बोऊंगा, बीन्स लगेंगे वहाँ पे खाने के लिए, और मुझे शहद भी वहाँ पे मिलेगा। बिकॉज वहाँ पे मैं हनी बी को भी, यानी ये शहद वाली मक्खियों का जो छत्ता होता है, बी हाइव, हनी बी हाइव भी वहाँ पे है, तो वहाँ से मैं हनी भी ले पाऊँगा। वो कहता है कि बहुत ही खुली स्पेस होगी, बहुत ही
खुली स्पेस होगी, अपनी इमेजिनेशन में वो सोच रहा है, और ये जो कमरे की खुली जगह होगी और बाहर की जो खुली हुई जगह होगी, चारों तरफ बी के जो बजिंग साउंड है वो आते रहेंगे। एंड ही विल लिव ऑल अलोन, और मैं अकेला वहाँ पे बड़ी शांति से रहूँगा, बहुत ही पीस के साथ रहूँगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में अपनी फीलिंग्स को दर्शाते हैं विलियम बटलर येट्स। दूसरे स्टैंजा में कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer and a noon purple glow, and evenings full of the linnet's wings. अब यहाँ पे वेल्स क्या होता है? वेल्स बेसिकली हम कह देते हैं पर्दे को, कहा जाता है वेल्स, VEILS। अब कुछ लोग इसको वेल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको वाइल्स भी बोलते हैं। क्रिकेट हमें पता है इंसेक्ट रिलेटेड टू ग्लास ऊपर्स बट विद शॉर्टर लेग्स, बहुत छोटी छोटी टांगों वाला, ग्रास ऊपर के जैसा दिखने वाला एक इंसेक्ट है। लिने एक होता है एक स्मॉल ब्राउन और ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक, ब्राउन कलर का एक बर्ड होता है, बहुत ही क्यूट बर्ड होता है लिने, और बहुत ही तीखी सी चोंच होती है और बहुत छोटी होती है। इसकी आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। ग्लिमर मीन्स समथिंग विच इज शाइनिंग, ग्लिमर का हमें पता है शाइनिंग। Now in this stanza, he says that when in Innisfree, he will feel peaceful, and he says that the feeling of peace is felt slowly and gradually. वो कहता है जब मैं Innisfree में हूँगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट में हूँगा, मतलब शांति दायक जो माहौल होगा वहाँ का, उसमें रहूँगा। वो कहता है कि जो पीस है, यानी कि जो शांति है, शांति की जो फीलिंग है वो हमें धीरे धीरे आती है, और उसका धीरे धीरे आने का ही बहुत आनंद होता है, स्पिरिचुअल मज़ा जिसको हम आनंद बोलते हैं। ही डिस्क्राइब्स हाउ ही वुड फील पीसफुल, वो कहता है कि मैं कैसे पीसफुल महसूस करूंगा। इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी एंड द व्यू इज नॉट वेरी क्लियर, देन इट विल अपीयर एज इफ मॉर्निंग हैज वॉर्न अ वेल एंड हैज हिडन इटसेल्फ। वो कहता है जब सुबह का समय होगा, चारों तरफ बादलों वाला माहौल होगा, मतलब क्लाउडी होगा थोड़ा, और व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो ये कैसे लगेगा कि जैसे कि आज की सुबह को एक पर्दे के अंदर लपेटा गया हो, एक पर्दा उसके ऊपर दिया गया हो। लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील पीसफुल। वो कहता है इतने खूबसूरत दृश्य को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शांति, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी के अंदर महसूस करूंगा। फर्दर ही सेज, वो आगे क्या बताते हैं, दैट व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग अ सॉन्ग, जब मेल क्रिकेट इंसेक्ट एक गाना गाएगा, आवाज़ जैसी होती है ना, रातों को हम कई बार सुनते हैं, या फिर एकांत जगह जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे हम आवाज़ें सुनते हैं, तो वो कहता है वही साउंड मैं वहाँ पे सुनूंगा जिससे मुझे शांति मिलेगी। ऑल्सो at midnight when he will see the twinkling stars in the opening sky, their shine will give him peace। वो कहता है जब रात को भी जब तारे निकलेंगे आसमान में, खुले आसमान में तारे होंगे और मैं उनको निहारता रहूँगा, और मुझे वहाँ से भी ट्रैंक्विलिटी, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। During the evening when he will see the linnet bird flying in the sky, then also he will feel peaceful। अब दोस्तों ये इस जगह की खूबसूरती की बातें बेसिकली बताई जा रही हैं पोएट के द्वारा। WB येट्स कहते हैं कि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इतनी ज़्यादा नेचुरल इंसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे लगातार हो रहे हैं, जिन जिन के बारे में वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं इस स्टैंजा नंबर 2 के अंदर। नाउ अब स्टैंजा नंबर 3 आ जाता है, ये लास्ट स्टैंजा है हमारा, बिकॉज इट इज़ अ लिरिकल पोएम, तो ये काफ़ी छोटी है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. I hear the lake water lapping with low sounds of the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. Now night and day यानी कि सुबह और शाम, सारा वक्त, सभी समय, मतलब हर वक्त ये चीज़ें होती हैं। लैपिंग, यहाँ पे लैपिंग का मतलब है स्ट्राइकिंग, एकदम से कोई चीज़ होना। हार्ट स्कोर यानी कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, या फिर हम ये कहें कि अपने गहरे दिल से, दिल की गहराइयों से, राइट। तो अब इस स्टैंजा के अंदर क्या बताते हैं येट्स हमें कि नाउ ही विल स्टैंड अप,
वो कहता है अब मैं खड़ा होता हूँ और वहां पे जाऊंगा, ठीक है। ही विल स्टैंड अप and go to Innisfree because all the time the sound of the lake water striking the shore repeats in his mind। वो कहता है जो मैं बचपन में वहां पे साउंड सुना करता था ना, जो लेक है उस इनिसफ्री आइलैंड के पास जो लेक है, वो लेक जब लहरें हैं, जो लहरें हैं पानी की, वो आके जब किनारे से टकराती हैं उस आइलैंड के, तो जो आवाज़ है वो आज भी मेरे कानों में तरोताज़ा है, वैसी की वैसी है जैसी मैंने पहले बचपन में सुनी थी। दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक। ये वो ध्वनि है, इस ध्वनि की वजह से ही मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ दोबारा, मतलब जो ये साउंड है ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उस लेक की तरफ, उस जगह की तरफ। Wherever he is, either standing on the roadway or on the grey colored pavements, he hears the sound deep in the innermost part of his heart। अब दोस्तों सुनने के लिए क्या यूज किया जाता है? कान। लेकिन यहाँ पे येट्स ने क्या कहा है? I hear it in the deep heart's core, यानी कि कोई चीज दिल की गहराई से वो सुन रहा है, महसूस नहीं, सुन रहा है। तो यहाँ पे जो सुनना है ये असल में क्या है? येट्स की ये यहाँ पे एक तरह से इमेजिनेशन है कि वो इस चीज को दिल की गहराइयों में समा चुके हैं, उसकी खूबसूरती को, इनिसफ्री की खूबसूरती को अपनी दिल की गहराइयों तक समा चुके हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस जगह को लेकर कि इस जगह पे मैंने जाना ही जाना है। नाउ अब दोस्तों बात करते हैं राइम स्कीम के बारे में। राइम स्कीम ए बी यूज हुई है। एलिट्रेशन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, दो या दो से ज़्यादा शब्द जब एक साथ आ जाते हैं तब रिपीट होता है। जैसे हम देखेंगे हाइव, हनी बी, इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या यूज हुआ है? ह का साउंड रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद आता है लेक, लैपिंग, लो, ये तीन वर्ड्स आ जाते हैं एक ही स्टेंजा के अंदर, एक लाइन के अंदर। तो इसके अंदर जो ल का साउंड है वो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं एलिट्रेशन की। रेपिटेशन क्या था? मैंने थर्ड स्टेंजा भी शुरुआत किया, आई विल अराइज एंड गो नाउ। फर्स्ट स्टेंजा से ये पॉइंट स्टार्ट ही इसी सेंटेंस से होती है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो रेपिटेशन है इसमें स्टेंजा नंबर 1 and 3 के अंदर। मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड ओवर हियर, सो पर्सोनिफिकेशन is another literary device which we can find in this poem। Why? Because जब वो कहता है कि सुबह ऐसे है कि क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है कि आज की सुबह ने कुछ ओढ़ा हुआ है, कुछ ओढ़ा हुआ है। ओढ़ा हुआ क्या है? वो पर्दा, वो वाइल जिसके बारे में वो बात कर रहा था। अब ये एक्शन जो है ये एक लिविंग बीइंग का एक्शन है, तो दैट इज वाई मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड। मेटाफर्स को यूज किया गया, यानी कि क्लाउड्स आर कंपेयर टू वाइल्स, जो बादल हैं असल में वो बादलों को कंपेयर करता है वाइल्स के साथ, यानी कि पर्दे के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो ये पोएम है, this indicates that he wants to escape from the artificial life of the city into the peaceful surroundings of nature। ये बहुत ही important एक एक्सप्रेशन है जो हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस पोएम के अंदर बड़े ही सहज तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से W.B. येट्स ने हमें ये चीज़ समझा दी है कि हमारी जो लाइफ सिटीज़ के अंदर होती है, इट इज़ वेरी मच आर्टिफिशियल। ये एक आर्टिफिशियल है, झूठ मूठ की ज़िंदगी जिसको हम कहते हैं। वो झूठ मूठ की क्यों है दोस्तों? क्योंकि हर वक्त हम पैसे के पीछे, किसी ना किसी चीज़ के पीछे हम हर वक्त लगे रहते हैं शहरों में। लेकिन जो वो कहता है कि पीसफुल सराउंडिंग है, जो कुदरत की पीसफुल सराउंडिंग है, वो हमें कहाँ मिल सकती है? वो हमें मिल सकती है ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे एकांत हो, यानी कि आइसोलेटेड जगहें हों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर होते हैं कुछ एरियाज, हम देखते हैं कि गांव के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं और वो वहां पे अगर बातें नहीं भी कर रहे हैं किसी से, वो तब भी खुश रहते हैं। रीज़न दोस्तों यही है कि वहाँ पे पीस यानी कि शांति जो है वो चुप रहने वाली शांति नहीं है, वो शांति है ट्रैंक्विलिटी जिसको बोला जाता है, यानी कि दिल से शांत होना और मन से खुश होना। तो दोस्तों ये थी आज की पोएम लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. येट्स। आप लोगों को इस पोएम के NCERT क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने PDF फाइल को डाल दिया है। आप यहां से क्लिक करके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से क्लिक करके आप वहां से सारे इसके नोट्स और
इसके NCERT क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।